नमस्कार। न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 25 जून, दिन शुक्रवार। मैं आशीष और ये हैं आज के मुख्य समाचार। यूपी पर मंडराया डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा। नागपुर से लखनऊ पहुंचा यात्री निकला कोरोना पॉजिटिव। ओम प्रकाश राजभर ने किया ऐलान, कहा यूपी में सरकार बनी तो 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम बनेंगे। साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 4 जाति को बनाएंगे। धर्मांतरण के मामले में डिप्टी सीएम ने कहा, ये खतरनाक खेल, इसमें देशी विदेशी शक्तियां शामिल। देखिए, धर्मांतरण का एक ही खतरनाक खेल है। धर्मांतरण रैकेट मामले में फतेहपुर के एक टीचर ने किया खुलासा, कहा मार्च में स्कूल आया था उमर गौतम। बरेली में बैंक में बिना मास्क लगाए पहुंचा रेल कर्मी, गार्ड ने मारी गोली। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से अभी थोड़ी राहत मिली ही थी कि अब प्रदेश पर कोरोना के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस का खतरा मंडराने लगा है। नागपुर से लखनऊ पहुंचा एक पैसेंजर कोरोना से संक्रमित मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हो सकता है। उसके सैंपल को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए KGMU भेजा गया है। अगर इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ये यूपी का पहला ऐसा केस होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं शीतल। योगी सरकार ने डेल्टा प्लस को लेकर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि डेल्टा प्लस को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी कोरोना के बदलते रूप पर ध्यान रखेगी और जरूरत के हिसाब से फैसले लेगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर लापरवाही न बरतते हुए निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने दूसरे राज्यों से सटे जिलों में सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस काफी संक्रामक है और फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपकने में सक्षम है। इसकी वजह से फेफड़ों को जल्द नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। साथ ही यह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को भी मात देने में सक्षम है। जिन लोगों को डेल्टा वेरिएंट ने अपनी चपेट में लिया है, उन्हें तेज खांसी होती है। बता दें कि फिलहाल यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां समीकरण साधने में जुट गई हैं। नए गठजोड़ बनाने की कोशिश हो रही है। इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय से भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा बनाने की मांग की है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वोट नहीं है। संजय निषाद जी के बेटे जो वहां गए भीख मांगने, 14% आबादी अकेले निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवार तुरात रैया का है। ये अर्कबंसी के साथ आ जाए, बंजारा के साथ आ जाए, राजभर के साथ आ जाए, तो हम इनको जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं, ये हमारे मोर्चे में शामिल हो जाए निषाद पार्टी, तो हम दावा करते हैं कि सरकार एक बार बनेगी, 5 साल चलेगी और 1-1 साल का मुख्यमंत्री बनाएंगे हर जाति को। तो पहले साल हम संजय निषाद को ही बना देंगे, वहां क्या भीख मांग रहे। दूसरे साल हम राजभर को बना देंगे, तीसरे साल पटेल को बना देंगे, चौथे मौर्य को बना देंगे। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 4 जाति को बनाएंगे। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा की सोच है। तो वहां भीख मांगने वाले लोग यहाँ मालिक बन करके अपने समाज का भला करें, वहां क्या भीख मांगे। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि अगर छोटे दल भागीदारी संकल्प मोर्चे में शामिल होते हैं तो उनकी सरकार बनेगी और 5 साल चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में योगी कैबिनेट ने 12 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए धर्मांतरण के मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देखिए, धर्मांतरण का एक ही खतरनाक खेल है और जिस खतरनाक खेल में
तमाम देसी और विदेशी शक्तियां लग करके और समाज में जहर घोलने का काम करने की कोशिश किए हैं और उसकी बहुत गहराई से छानबीन हो रही है। जो भी दोषी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सर, उत्तर प्रदेश सरकार जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज किए गए थे समाजवादी बसपा सरकार में, उनको वापस लेने की बात कही है। नहीं, अगर कोई बदले की भावना से सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं और वो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो मुकदमे वापस लेने का निर्णय कोई गलत नहीं। यूपी एटीएस के द्वारा धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम और जहांगीर को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एटीएस की टीम पूरी छानबीन कर रही है। यूपी में धर्मांतरण रैकेट के सामने आने के बाद पूरे प्रदेश से हैरान करने वाली चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। फतेहपुर से नरूल हुदा स्कूल में काम करने वाली महिला टीचर ने खुलासा करते हुए कहा है कि आज वाला सिस्टम मैंने बताया तो जो रवि गौतम थे उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा सा दबाव दिया। प्रशासन ने बोला कि आप जो हम बोलते हैं वही आप राइट करिए और जो आप लिख के एप्लीकेशन लाई उसे हटा दीजिएगा, उसमें केस नहीं होगा, इसमें केस उनके खिलाफ लिखा जाएगा अच्छे से। तो सर मैं अकेली थी उस समय, मैं कुछ नहीं कर पाई थी। जैसे जैसे वो बोलते थे वैसे वैसे मेरे हाथ चल रहे थे, मैं राइट कर रही थी। फिर सर इन्होंने बोला कि मैं उनके बारे में खिलाफ में कुछ करूंगा। फिर सर कुछ हुआ ही नहीं, मामला तो इतने साधारण तरीके से डन हो गया कि कुछ समझी में नहीं आया। उन्होंने सीधा चार्जशीट लगा दी और दस्तावेज भी मांगे गए मौलाना सर से, वो भी नहीं मौलाना सर ने दिया और सीधा ना हमको कोई इन्फॉर्मेशन दी, सीधा हमारे पास कागज आ गए या सिग्नेचर कर दीजिए, चार्जशीट लग गई। पढ़ाई सिर्फ किस प्रकार पढ़ाई होती है, उसी को पढ़ाते थे कि कुछ दबाव किस प्रकार था? सर हम लोगों को दबाव तो ये था कि आप अभी उर्दू नहीं पढ़ाइएगा, हटिए, मतलब हट जाइए। वो जो मैम है जाहिदा मैम वो पढ़ाएंगी और अरबी जो है वहाँ पे हाफिज लोग रहते हैं, हाफिज जी आते हैं, वो पढ़ाते हैं। वो जैसे तालीम होती है इनकी, पहला कलमा दूसरा कलमा बच्चे की संस्कार में है, तो सर एक ही रूम में करवाते हैं वो। क्या हिंदू बच्चे को भी दबाव बना देते क्या उर्दू की? सर दबाव क्या है, जब डायरेक्टली आप कंबाइंड करके बच्चों को करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक सीखेंगे ना। उनके बारे में जब डेली बताएंगे, हर एक दिन में 1 घंटा आप बताएंगे तो उनके लिए कुछ तो फॉलो करेंगे ही ना बच्चे। आपको भी धर्मांतरण के कभी दबाव बनाया गया? यस सर। क्या बोला गया था? उन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम आया करें तो उनसे आप नमस्ते न किया करिए, सीधा आप गुड मॉर्निंग भी न बोला करिए, क्योंकि अनपढ़ लोग रहते हैं, ज्यादा बोल नहीं पाते। आप डायरेक्टली उनसे कहेंगे कि सलाम वालेकुम सलाम, ये सब बोला करिए। तो सर मैंने तो नहीं बोला था, बाकी कुछ टीचर थे उन्होंने बोला था और मैंने कंजेक्शन भी उनके लिए किया था। इसी वजह से सिर्फ उन्होंने मेरी 1 साल की वेतन रोक ली और मुझे बहुत बदतमीजी तरीके से इंसल्ट करके वहाँ से निकाल दिया। धर्म बदलने की बात जहाँ तक आ रही थी कि आप पर कभी दबाव बनाया गया, धर्म आप बदल दो? जी। अब क्या है सर, वो जब मौलाना आए थे उन्होंने साक्षात बोला था कि आप हमारे धर्म को अपनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा बेटर फील होगा। फिर मतलब हमारे धर्म में ये नहीं होता कि आप भूखे मर जाएं, हम लोग सपोर्ट करते हैं उनका बराबर, तो कभी अपना कर तो देखिए उसके बारे में। प्रलोभन क्या दे रहे थे आप लोगों को? प्रलोभन यही दे रहे थे, लालच दे रहे थे। अवैध धर्मांतरण केस का आरोपी उमर गौतम मूल रूप से यूपी के फतेहपुर जिले के पंथुआ गांव का रहने वाला है और इससे जुड़े 50 से ज्यादा लोगों की यूपी एटीएस छानबीन कर रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में इस स्कूल के अलावा एक मदरसे में भी फंडिंग की बात सामने आई है, जिसका बैंक अकाउंट और चल अचल संपत्ति को पुलिस खंगाल रही है। बरेली से एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। बरेली में स्टेशन रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के गार्ड ने एक ग्राहक को गोली मार दी। ग्राहक को पहले मास्क नहीं लगा होने पर गार्ड ने एंट्री नहीं दी। मास्क लगाकर पहुंचा तो गार्ड ने कहा कि पासबुक में एंट्री लंच के बाद होगी। इसी दौरान बहस करने पर गार्ड ने गोली मार दी। गोली चलने से बैंक में हड़कंप मच गया। बैंक में आए थे तो कुछ किसी बात को लेकर बहस हुई है और उसमें फिर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके द्वारा उनकी गोली मार दी गई, तो उनके जो जांघ के ऊपर गोली लगी है और जो घायल व्यक्ति हैं उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। और जो गार्ड है जिसने ऐसा किया उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। सारे प्रकरण की इसमें पूछताछ की जा रही है कि किन कारणों के चलते ये गोली उसके द्वारा चलाई गई है और इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई की जाएगी।
अभी कुछ बैंक की जो कर्मचारी अन्य कर्मचारी बता रहे हैं कि किसी बात को लेकर कर्मचारी जब अंदर आ रहे थे जो व्यक्ति हैं तो कुछ बात को लेकर बहस हुई है और वो बहस क्यों हुई है ये पूरी प्रकरण की जानकारी के लिए अभी जो घायल व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जो जिन्होंने गोली मारी है उसको भी हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। हाँ, इसकी जांच की जा रही है, इन सभी बिंदुओं पे जांच की जाएगी। ये यहीं पे यहाँ पे कर्मचारी, ये सरकारी विभाग में कर्मचारी हैं और टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत हैं और ये रेलवे में कार्यरत हैं। गोली लगने से जख्मी हुए राजेश उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे के टेलीकॉम विभाग में कार्यरत हैं। गोली उनके पैर में लगी है और उनकी हड्डी टूट गई है। फिलहाल उनका ऑपरेशन किया जाना है। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की है या एक अभिनेता की, यह आपको पहचान कर अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताना है। तो आज की आवाज किसकी है, सुनिए और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। प्रिय छात्र और छात्राओं, आदरणीय अध्यापकगण और मेरे सभी सम्मानित अभिभावकगण, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।